सभी स्टूडेंट्स का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म ईएफई पर स्वागत है। मैं डॉक्टर सुशील सारण साइंस का एक पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। श्वसन तंत्र का जो मेन टारगेट होता है, ऑक्सीजन अपने लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो वो ऑक्सीजन पहले फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ों से ब्लड में चली जाती है, ब्लड से वो पूरी शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है और कोशिकाएं फिर उस ऑक्सीजन को काम में लेती है ग्लूकोज को तोड़ने में। तो उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज टूटेगा और ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा एटीपी के रूप में रिलीज होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और CO2 गैस मुक्त हो जाती है। तो एटीपी का उत्पादन होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह, और कोशिका के अंदर ऊर्जा को मुक्त करना ये मुख्य उद्देश्य है श्वसन तंत्र का। कई स्टूडेंट कहते हैं सर सांस लेने के लिए, सांस हम क्यों लेते हैं? जिंदा रहने के लिए। श्वसन इसलिए लेते हैं अपने को शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है। हर टाइम ऊर्जा चाहिए अपने को, रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, रात को उस समय भी एनर्जी चाहिए। तो जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा को मुक्त करना होता है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ के मुक्त करता है। अब श्वसन तंत्र की क्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे एक कोशिका का अमीबा है, उस अमीबा के अंदर एक कोशिका की झिल्ली के द्वारा ही होता है श्वसन का आदान प्रदान। इसी प्रकार से जैसे केंचुआ है, अब केंचुए की जो शरीर की सतह होती है उसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। मछलियां हैं, उनमें गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, और मनुष्य के अंदर है फेफड़े, लंग्स होते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये संरचना आपको दिखा रखी है, फेफड़ों की संरचना दिखा रखी है। दोनों पसलियां, दोनों तरफ की जो पसलियां होती है, 12 जोड़ी पसलियां, वो एक रिब केज का निर्माण कर रही है, एक पिंजरे की तरह संरचना का निर्माण कर रखा है, और उसके अंदर अपने फेफड़े सुरक्षित है। यहाँ पे इस प्रकार से रहते हैं ये। और फिर अपने बात करें, जितने भी जीव है, सभी जीव श्वसन की क्रिया के अंदर, सभी जीव श्वसन की क्रिया के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते कौन सी गैस है? CO2 गैस छोड़ते हैं। कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि सर पेड़ पौधों के अंदर क्या होता है। देखो, श्वसन की क्रिया चाहे पेड़ पौधे में हो या जंतुओं में हो, उसमें ऑक्सीजन ही ली जाएगी और CO2 ही छोड़ी जाएगी। पेड़ पौधों के अंदर सूर्य के प्रकाश के अंदर एक प्रक्रिया और होती है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। उसमें पेड़ पौधे CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ने का काम सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया दिन रात चलती रहती है, और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ही लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है। ऑक्सीजन ली जाती है, CO2 गैस छोड़ी जाती है। श्वसन के मुख्य अंग देखें तो अमीबा जो जंतु है, अमीबा के अंदर जो कोशिका की झिल्ली है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसी से गैसों का आदान प्रदान होगा। गैसों का आदान प्रदान होता है सेल की मेम्ब्रेन के द्वारा ही। और केंचुआ जैसे है, केंचुए में शरीर की सतह के द्वारा, शरीर की सतह है, बॉडी की जो सरफेस है, उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। इस प्रकार से दो प्रकार के जीवों को लिया उन्होंने। तो अमीबा, अमीबा में कोशिका झिल्ली के द्वारा, और केंचुआ है, उसमें शरीर की सतह के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। मछलियों के अंदर, मछलियों के अंदर गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा होगा, और बाकी जितने भी पक्षी है, स्तनधारी है, सरीसृप है, इनके अंदर फेफड़ों के द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। तो अपना जो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है, मेन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, वो कौन होते हैं? फेफड़े होते हैं। फेफड़ों के द्वारा आदान प्रदान होता है। अब इसमें एक अपने आओ डायग्राम बनाते हैं, उसे एकदम क्लियर करते हैं आपको एक इमेज के द्वारा। जैसे अपने एक इमेज लेते हैं, इस इमेज में देखें, इस इमेज के ऊपर अपने जैसे देखते हैं कि जैसे अपने सांस लेते हैं, सांस लेने के दो मार्ग होते हैं।
एक तो नाक से भी ले सकते हैं, एक मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ट्रैक कौन सा होता है? नेजल ट्रैक होता है, नाक से सांस ले रहे हैं। फिर अपना श्वासन की क्रिया और मुख की क्रिया जो है, श्वसन मार्ग जो है ये कॉमन हो जाता है। इस कॉमन ट्रैक को कहते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स है, ग्रसनी होगा। फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है ऐसे, फेफड़ों के अंदर ग्रसनी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इसका आगे की भाग होती है श्वास नली, और पीछे वाली जो भाग होता है वो होता है ग्रास नली। इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहां से अपनों ने बात की, ये श्वास नली हो जाएगी आगे की तरफ, और पीछे की तरफ है ग्रास नली। श्वास नली फिर आगे की तरफ जाके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ब्रोंकाई, इनको बोलेंगे अपने ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी। और श्वास नली में यू के आकार के या सी के आकार के छल्ले मिलते हैं, ऐसे यूं छल्ले मिलेंगे। ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम इनका छल्लों का है। अब ये ब्रोंकाई है। फिर ये फेफड़ा लिया अपनों ने, दायां फेफड़ा और एक होगा बायां फेफड़ा। इस तरह की संरचना होगी। ये दायां फेफड़ा ले लिया अपनों ने। दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं राइट लंग के अंदर। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। ये बायां फेफड़ा हो गया। बाएं फेफड़े में 2 खंड है। बाएं फेफड़े की यहां पर एक खांच होती है, इस खांच के अंदर हार्ट रहता है अपना, इसको कार्डियक नोच कहते हैं। फिर ये जो ब्रोंकाई है फिर 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ऐसे 3 लोब के अकॉर्डिंग। यहां 2 लोब में डिवाइड हो जाएगी। तो ब्रोंकाई से बन जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राथमिक ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, और लास्ट में गुब्बारे की नुमा संरचना मिलेगी। ऐसे गुब्बारे जैसी संरचना होती है, इसको कहते हैं एल्वियोलाई या श्वसन कूपिका। इस प्रकार से दोनों फेफड़ों के अंदर पेड़ की शाखाओं की तरह इनकी ब्रांचेज होती है, और वो सारी ब्रांचेज मिलकर बनाती है श्वसन वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री का निर्माण कर देती है। तो इसको वापस देखें अपने, श्वास नली, ब्रोंकाई, प्राथमिक ब्रोंकाई, द्वितीयक ब्रोंकाई, तृतीयक ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में श्वसन कूपिकाएं। और नीचे अपना रहता है डायफ्राम, तो फेफड़ों के फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है इस प्रकार से। तो ये श्वसन वृक्ष है, श्वसन वृक्ष के द्वारा अपने गैसों का आदान प्रदान होता है। फिर अपने चर्चा करते हैं, ये अपनों ने बात कर ली थी कि मनुष्य का श्वसन अंग है वो तो मुख्य कौन होता है? फेफड़े होते हैं, श्वसन अंग फेफड़े होंगे। ये चित्र मैंने आपको भी बना के दिखा दिया था रफली, जो अपनों ने, इसमें क्लियर नहीं है स्लाइड के अंदर, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। अब इसमें श्वसन की क्रियाएं होती है। श्वसन की क्रियाओं में एक होता है निश्वसन, निश्वसन, इंस्पिरेशन। इसको ऐसे समझना है आपको कि आगे की तरफ जो एक हड्डी होती है स्टर्नम, उस स्टर्नम से पसलियां जुड़ी होती है, यूं 12 जोड़ी पसलियां आगे की तरफ जुड़ी हुई है, और पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। आगे की तरफ स्टर्नम से, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से। इस तरह से 12 जोड़ी पसलियों के अंदर जो एक रिब केज है, पसलियों का एक पिंजरा सा है, उसमें फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। नीचे की तरफ होता है डायफ्राम, जो फैलने और सिकुड़ने का काम करेगा इस प्रकार से। और अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही डायफ्राम में संकुचन होता है, डायफ्राम नीचे जाएगा, ऐसे पसलियां जो होती है अपनी वो बाहर की तरफ आती है। इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे पसलियां बाहर की तरफ आएगी। पसलियां बाहर की तरफ आई और डायफ्राम के नीचे होने से पसलियां नीचे की तरफ गई, तो ये अंदर का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। पसलियों के बाहर की तरफ आने से और डायफ्राम के नीचे जाने से अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, अंदर का आयतन बढ़ जाएगा, तो दाब कम हो जाएगा। आयतन का दाब के साथ उल्टा संबंध होता है।
अंदर का दाब कम हो गया, बाहर का दाब ज्यादा है, तो गैसें अंदर प्रवेश करेगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन की क्रिया होगी जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल संकुचित होती है। एक तो कौन संकुचित होगा? डायफ्राम, और दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ होती है? पसलियों के बीच में होती है। जैसे मान लो ऐसे समझो आप, ये पसलियां ऐसे, इनके बीच में होती है इंटरकोस्टल मसल ऐसे। तो ये इंटरकोस्टल मसल में संकुचन होगा तो पसलियां बाहर की तरफ आएगी, संकुचित होती है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, और गैसें फिर अंदर प्रवेश करेगी। गैस से अंदर प्रवेश करेगी तो अंदर का दाब क्या हो गया? कम दाब हो गया। गैसों की प्रकृति है, गैसें हमेशा अधिक दाब से कम दाब की तरफ प्रवाहित होती है। तो जैसे ही पसलियां बाहर की तरफ आएगी, डायफ्राम नीचे होगा, अंदर का आयतन बढ़ गया, अंदर का दाब कम हो गया, तो गैस से अंदर प्रवेश करेगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन या निःश्वसन या अंतःश्वसन भी से कहा जा सकता है। तो निःश्वसन की प्रक्रिया हुई। और दूसरा श्वसन लें अपने, उत्श्वसन। उत्श्वसन, एक्सेलेशन। अब ये इसमें इसका विपरीत होगा। विपरीत ऐसे होगा कि जो डायफ्राम नीचे गया था ऊपर की तरफ आ जाएगा, अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। पसलियां पहले क्या हुई थी? बाहर की तरफ उभरी हुई थी, वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो पसलियां अंदर की तरफ चलेगी, डायफ्राम ऊपर आ गया, तो अंदर का आयतन है वो कम हो जाएगा। आयतन कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर अंदर का ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम है गैसों का, तो गैसें कहां निकलेगी? बाहर निकलेगी। इसको यार और समझ लो ध्यान से। डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ गया हुआ था, ऊपर की तरफ आएगा। डायफ्राम यूं आया ऊपर की तरफ, तो ये आयतन कम हो गया। पसलियां है वो अंदर की तरफ जाएगी तो आयतन कम हो जाएगा। अंदर का आयतन फेफड़ों का कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा। अंदर का दाब ज्यादा होगा, बाहर का दाब कम होगा, तो गैसें बाहर निकलेगी। इस प्रक्रिया को कहेंगे उत्श्वसन या बहिश्वसन, एक्सेलेशन कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है उत्श्वसन होता है जब डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है, तो गैसें बाहर निकलती है। गैसें बाहर निकलेगी, गैसें बाहर निकलेगी इस प्रकार। इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्श्वसन या एक्सेलेशन कहा जाएगा। एक्सेलेशन के अंदर यदि पूछा जाए कि इंटरकोस्टल मसल क्या होगी? शिथिल हो जाएगी, और फेफड़ों का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अंदर का आयतन कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो ये दो प्रक्रिया ली अपनों ने, एक तो एक्सेल होना और एक इनहेल करना, निःश्वसन और उत्श्वसन। अब श्वसन से संबंधित कुछ आयतन है, रेस्पिरेशन से संबंधित प्रमुख आयतन अपने देखे। तो एक आयतन होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है वो बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, तो सामान्य स्थिति में जितनी गैसों का आयतन अंदर लेता है या जितनी गैसों का आयतन बाहर छोड़ता है, उस आयतन को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब सामान्य स्थिति में व्यक्ति के अंदर ग्रहण की गई गैसों का आयतन या बाहर छोड़ी गई गैसों के आयतन को कहेंगे। तो ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये लगभग 500 ml होता है, 500 ml होगा। ये 4 वॉल्यूम ध्यान रखने अपने को। तो टाइडल वॉल्यूम सामान्य स्थिति में गैसों का अंदर लेना या गैसों का बाहर छोड़ना, और ये लगभग कितना होगा? 500 ml होता है। तो ये एग्जाम की यूज से ध्यान रखना, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। और टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? सामान्य अवस्था में गैसों के ग्रहण करने को और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है IRV। IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो IRV का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़े या बलपूर्वक श्वास को अंदर ले, पहले अपने IRV को ले रहे हैं अपने, तो IRV में बलपूर्वक श्वास अंदर लेगा। नॉर्मल प्रक्रिया में तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml जाती है, लेकिन फोर्स लगा के लंबा गहरा सांस भरे से
इस प्रकार से लंबा गहरा सांस भरे तो उस आयतन को कहते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम का लगभग 5 गुना होता है। तो बलपूर्वक फोर्स के साथ अंदर ग्रहण की गई गैसों के आयतन को क्या कहते हैं? IRV कहा जाता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। और ये लगभग कितना होता है? 2500 से लेके 3000 ml होता है। 2500 से 3000 ml के दौरान होता है। बलपूर्वक गैसों के श्वसन को अंदर लिया गया, बलपूर्वक श्वसन को अंदर लिया गया, उसको कहेंगे अपने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो 2 वॉल्यूम हो गए, एक तो था टाइडल वॉल्यूम 500 ml और दूसरा बलपूर्वक श्वास को अंदर भरने में जितनी गैसों का आयतन गया वो होगा IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 2500 से लेकर 3000 ml तक, 2500 से 3000 ml हो जाएगा। फिर तीसरा वॉल्यूम जो है वो है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इस वॉल्यूम का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति एक तो नॉर्मल सांस छोड़ रहा है तो टाइडल वॉल्यूम आएगा, एक बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ने से, फोर्स लगा के श्वास को बाहर छोड़े तो वो वॉल्यूम कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV इसको बोला जाएगा। बलपूर्वक उच्छ्वसन को, बलपूर्वक उच्छ्वसन के दौरान गैसों का जो आयतन होता है वो कहलाता है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम होता है 1000 से लेकर 1100 ml। यानी हम बलपूर्वक बाहर 1000 से लेकर 1100 ml गैसों के आयतन को बलपूर्वक बाहर छोड़ सकते हैं। पहला तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml, दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बलपूर्वक श्वास को जितना ले सकते हैं वो था 2500 से लेकर 3000 ml। फिर है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बलपूर्वक गैसों को बाहर छोड़ सकते हैं तो ये होगा अपना 1000 से 1100 ml। और एक आयतन और होगा अपना इसका रेजिडुअल वॉल्यूम RV। RV का मतलब समझेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब आप कितना भी फोर्स लगा के गैसों को बाहर छोड़ दो से उसके बाद भी फेफड़ों में कुछ ना कुछ गैसों का आयतन विद्यमान रहेगा। फेफड़े पूर्णतः खाली नहीं होते, यानी बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ने के बाद भी फेफड़ों के अंदर जो गैसों का आयतन रहता है उस आयतन को कहा जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद भी फेफड़ों में बची हुई गैसों का आयतन कहलाता है। और ये वॉल्यूम होता है 1100 से लेकर 1200 ml तक, 1100 से लेकर 1200 ml। इन चारों आयतनों को अपने एक साथ देखें इस बोर्ड स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले अपनों ने लिया था, सबसे पहले अपनों ने लिया था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल श्वसन की क्रिया के अंदर जितनी गैसों का आयतन ग्रहण किया जाएगा या जितनी गैसों के आयतन को बाहर छोड़ा जाएगा तो वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम लगभग कितना याद रखना है आपको? 500 ml है, 500 ml। दूसरा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब बलपूर्वक फोर्सफुली अपने गैसों को ग्रहण करें तो गैसों का जितना आयतन अपने अंदर जाएगा उस आयतन को कहते हैं IRV। और ये IRV जो होता है ये लगभग होगा 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml तक होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
तीसरी कैटेगरी का जो वॉल्यूम है वो है ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बलपूर्वक श्वास को अपने बाहर छोड़ें तो जितनी गैसों का आयतन बाहर निकलेगा वो कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम लिया था 1000 से 1100 ml। फोर्थ वॉल्यूम है रेजिड्यूअल वॉल्यूम, RV। तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब ये होगा कि बलपूर्वक अपने श्वास को बाहर छोड़ दें, उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर कुछ ना कुछ गैसों का आयतन विद्यमान रहेगा, फेफड़े पूर्णतः खाली नहीं होंगे। तो फेफड़ों के अंदर जो शेष गैसों का आयतन रहा वो कहलाएगा रेजिड्यूअल वॉल्यूम, और ये ERV से भी ज्यादा होता है, यानी बलपूर्वक जितनी गैसों को बाहर छोड़ सकते हैं अपने, उससे ज्यादा आयतन तो फेफड़ों में हमेशा विद्यमान रहता है, 100 ml ज्यादा रहेगा। तो ये होगा 1100 से लेकर 1200 ml तक। तो 1100 से लेकर 1200 ml है, ये आयतन हमेशा फेफड़ों के अंदर विद्यमान रहेगा। तो ये 4 आयतन हो गए अपने, टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV और रेजिड्यूअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV 2500 से 3000 ml, ERV 1000 से 1100 ml और RV हो जाएगा 1100 से लेकर 1200 ml रेजिड्यूअल वॉल्यूम हो जाएंगे। इसके बाद अपने जैसे देखें ये चारों वॉल्यूम हो गए पूरे, तो वॉल्यूम पे क्वेश्चन बनता है तो इनके ऊपर, फिर इनसे मिलके बनती है कैपेसिटी, बनती है वॉल्यूम को जोड़ के कैपेसिटी बनती है। एक कैपेसिटी होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या करेंगे, अपना जो इंस्पिरेशन होता है ये तो टाइडल वॉल्यूम की तरह होता है, या फोर्सफुली अपने बात करें तो IRV के द्वारा होता है। ये तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इन दोनों के योग को कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब तो सामान्य प्रक्रिया में सांस ले रहे हैं अपने, एक अपने बलपूर्वक श्वास को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, इन दोनों का जो योग होता है वो कहलाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो दोनों वॉल्यूम का योग हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम और IRV का योग हो जाएगा, और ये लगभग कितना बैठेगा, 3000 से 3500 ml होता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3000 से 3500, दोनों वॉल्यूम को जोड़ दिया यहां पे। उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब श्वसन के दौरान गैसों के बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को बोल रहे हैं अपने। बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ें वो गैसों का आयतन, एक नॉर्मल गैसों को बाहर छोड़े वो गैसों का आयतन, तो दोनों गैसों के आयतन है, इनको मिला के कहा जाएगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। नॉर्मल श्वास को छोड़ना और एक बलपूर्वक श्वास को छोड़ना, दोनों के योग को कहेंगे। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV दोनों आ जाएंगे। टाइडल वॉल्यूम 500 ml और ERV जो है वो लगभग 1000 से 1100 होता है, तो इनकी रेंज कितनी बैठेगी, लगभग 1500 से लेके 1600 ml तक बैठेगी। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम यू से वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर आप एक वॉल्यूम छोड़ दो, रेजिड्यूअल वॉल्यूम, जिसको अपने हमेशा फेफड़ों के अंदर रहेगी, उसको बलपूर्वक छोड़ने के बाद भी रहेगी फेफड़ों में, तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी जो तीनों वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों वॉल्यूम के योग को कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी। और प्लेयरों की वाइटल कैपेसिटी देखी जाती है, वाइटल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी उनकी स्टेमिना ज्यादा होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता उनमें ज्यादा होती है। और लास्ट आ जाता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में जो चारों प्रकार के आयतन हैं, चारों प्रकार के आयतन को जोड़ दिया आपने, और ये है 5100 से लेकर 5800 ml। ये भी याद रखेंगे अपने। फेफड़ों की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी है,
5100 से 5800 ml होती है। तो 4 प्रकार की कैपेसिटी वापस देख लो आप। एक तो ग्रहण की गई गैसों की कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो टाइडल वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देंगे। दूसरा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इसमें टाइडल वॉल्यूम में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देंगे। वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम को छोड़ दो, बाकी गैसों के आयतन को इसमें जोड़ दिया जाएगा। और टोटल लंग कैपेसिटी में चारों आयतन है, चारों आयतनों के योग को जोड़ा जाएगा, तो वो कहलाएगी उसकी टोटल लंग कैपेसिटी। इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कुछ लें, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। खिलाड़ियों और रोगियों में श्वसन की जो क्षमता है उसका निर्धारण कौन सी कैपेसिटी करती है, तो वो कौन करेगी, वाइटल कैपेसिटी करेगी। वाइटल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेमिना की रोग प्रतिरोधक क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है, वाइटल कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। श्वसन क्षमता का मापन व्यक्ति के स्वास्थ्य और फिटनेस के स्तर का संकेत दे सकता है। ये वाइटल कैपेसिटी फिटनेस को शो कर रही है, प्लेयर को दिखा रखा है इस प्रकार से। इसकी वाइटल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी इसमें ज्यादा रहेगी, एनर्जेटिक होगा व्यक्ति। फिटनेस के स्तर को नापता है, तो फिटनेस के स्तर का संकेत कौन देती है, वाइटल कैपेसिटी देती है। वाइटल कैपेसिटी से पता लगा सकते हैं कि फिटनेस कितना। वाइटल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी फिटनेस उतनी ही ज्यादा होगी। श्वसन की क्रिया में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो फेफड़ों की श्वसन कूपिका और रक्त के मध्य 3 झिल्लियों के माध्यम से होगा। इसको पहले एक इमेज के द्वारा बताता हूं आपको मैं, रफली इमेज ले लेते हैं अपने। जैसे ये है, ये श्वास नली है, ये 2 भागों में डिवाइड होगी ऐसे, फिर आगे और डिवाइड हो जाएगी। प्राथमिक ब्रोंकाई, फिर द्वितीयक ब्रोंकाई, तृतीयक ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ऐसे यूं है इसके अंदर। और लास्ट में है श्वसन कूपिका। ऐसे गुब्बारे से होते हैं, मिलियंस के अंदर गुब्बारे होते हैं, खूब लाखों में गुब्बारे हैं। अब इसमें यहां पे ब्लड आ गया, तो ब्लड और श्वसन कूपिका के मध्य, इसको फिर देखें अलग से करके, ये श्वसन कूपिका है और यहां पर जैसे ब्लड जा रहा है, ये रक्तवाहिनी है, इस रक्तवाहिनी से ब्लड जा रहा है। तो इसमें 3 झिल्लियां हो जाएगी। एक झिल्ली तो होगी श्वसन कूपिका की, ये वाली। एक झिल्ली हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, एंडोथेलियम, ये। और एक झिल्ली इन तीनों के आधार वाले भाग पर, बेसमेंट पे, आधार के भाग पे हो जाएगी, ये वाले भाग है। 3 झिल्लियां हो जाएगी। वापिस हम लोग देखो 3 झिल्लियां कौन कौन सी है। एक झिल्ली तो ये वाली श्वसन कूपिका की जो झिल्ली है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। दूसरी आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और तीसरी ये ब्लड वाली हो जाएगी, ब्लड की एंडोथेलियम हो जाएगी। तो तीनों झिल्लियां मिलकर एक झिल्ली मिलाती है। और जब अपने ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन अपने श्वसन नली से होता हुआ लास्ट में श्वसन कूपिका में पहुंच जाएगी। अब यहां पे ऑक्सीजन पहुंच गई और ये ऑक्सीजन फिर यहां से ब्लड में जाएगी। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो श्वसन कूपिका और रक्त ब्लड की वाहिनी है उसके मध्य होता है। इनके मध्य 3 झिल्लियों के माध्यम से होता है। इन 3 झिल्लियों को अलग अलग अपनों ने शो किया। फिर इनको नाम के अकॉर्डिंग देखें अपने, कौन कौन सी झिल्लियां होती है गैसों का आदान प्रदान। श्वसन कूपिकाओं, श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान, फेफड़ों की श्वसन कूपिकाएं, एल्वियोलाई, एक तो ये मिलाएगी, फेफड़ों की श्वसन कूपिकाएं। और रक्त के मध्य 3 झिल्लियों के द्वारा होता है। श्वसन कूपिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है वो सल की एपिथेलियम होती है।
स्क्वेमस एपिथेलियम, सल की एपिथेलियम होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम प्रदान करेगी। यह एक पतली परत होती है जो श्वसन कुपिका की सतह को आच्छादित करती है। इसके बाद में इसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, दोनों गैसों का आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन भी जाएगी फेफड़ों से ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आएगी, तो दोनों गैसों का आदान प्रदान होता है। पहली झिल्ली कौन सी ली अपनों ने? सल की एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये दो प्रकार की ब्रीथिंग को दिखाया हुआ है, जैसे डायफ्राम या नीचे की तरफ आ रहा है तो फेफड़े फूलेंगे तो गैस अंदर जाएगी, उसको कहेंगे इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हुआ। और ये फेफड़ों फिर डायफ्राम ऊपर गया तो फिर फेफड़ों के अंदर का आयतन कम हुआ तो गैसें कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। प्रकार की दो प्रकार की प्रक्रियाओं को दिखाया गया इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट देखें अपने सल की एपिथेलियम के बाद की कंडीशन। मध्य की जो मेम्ब्रेन होती है, मिडल की जो मेम्ब्रेन है, श्वसन कुपिका और रक्त वाहिनी के बीच के अंदर, वो होती है आधारीय झिल्ली, बेसल मेम्ब्रेन है, बेसल लैमेला है। यह एक पतली झिल्ली होती है जो श्वसन कुपिका की सल की एपिथेलियम को सहारा प्रदान करती है और गैसों के आदान प्रदान के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाती है, मिडल एजेंट की तरह काम करती है। रक्त वाहिनियों की अंदरूनी सतह को आच्छादित करने वाली एक पतली परत होती है, इसके माध्यम से रक्त और श्वसन कुपिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। इसको और अच्छी तरह से पक्का कर लो आप। 3 झिल्लियां हैं, एक तो सबसे अंदर की तरफ श्वसन कुपिका की झिल्ली स्क्वेमस एपिथेलियम, सल की एपिथेलियम, बीच में आ जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारीय झिल्ली, और अंदर की तरफ है ब्लड वाली, ब्लड के एंडोथेलियम झिल्ली। इन तीनों झिल्लियों के द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीजन, फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाएगी फेफड़े, और फिर फेफड़ों से ब्लड में ऑक्सीजन आएगी और ब्लड से CO2 है फेफड़ों में जाएगी, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान इन 3 झिल्लियों के द्वारा होता है। उन तीनों झिल्लियों की मोटाई बहुत कम होती है, मिलीमीटर में होती है, एक प्रकार से बहुत ही माइन्यूट मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्लियां होती है ये। इन तीनों झिल्लियों की कुल मोटाई 0.4 से 2 माइक्रोन की रेंज की होती है, बहुत ही छोटी रेंज होती है इनकी, लो रेंज है। 0.4 माइक्रोन से 2 माइक्रोमीटर की होती है। यह पतली मोटाई गैसों के तेजी से आदान प्रदान को सुगम बनाती है और इनसे गैसों का क्या होगा? एक तरह से फाइन मेम्ब्रेन है ये, इनसे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, तेजी से होता रहता है। फिर अपने बात करें जो गैसों का परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन, गैसों का परिवहन अभी आंशिक दाब के अकॉर्डिंग होता है, पार्शियल प्रेशर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। गैसों का परिवहन आंशिक दाब है उसके अंतर के कारण होगा। आंशिक दाब में जितना अंतर ज्यादा होता है गैसों का आदान प्रदान उतना ही ज्यादा होता है। ऑक्सीजन जो है उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर गति करती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही है, आंशिक दाब जहां अंतर है उसके आधार पर गति करती है। एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का जो दाब होता है आंशिक दाब, पार्शियली प्रेशर, उस पर डिपेंड करता है। हमेशा अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ गति करेगी, गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। अब इनका आंशिक दाब की जो वैल्यू है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है, और CO2 गैस है उसकी विसरण की जो दर है वो ऑक्सीजन की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है, 25 गुना अधिक होती है। ऑक्सीजन की तुलना में CO2 की विसरण की दर 25 गुना अधिक होती है, CO2 की विसरण की दर ज्यादा होती है। इसका कारण ये होता है कि CO2 है वो जल में घुलनशील होती है। फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं के मध्य CO2 का तेजी से विसरण होता है, फेफड़ों और रक्त वाहिनियों के मध्य CO2 का तेजी से विसरण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि CO2 गैस है उसका विसरण की दर है, डिफ्यूजन रेट है, ऑक्सीजन से तुलना करें तो कितना होगा? 25 गुना अधिक होगा, 25 टाइम्स अधिक होता है इसके अंदर। और गैसों अधिक दाब से कम दाब की तरफ गैसों का विसरण होता रहता है।
और बहुत तेजी से विसरण होता है। तो ये अपनों ने बात किया। और दूसरा इसके अंदर परसेंटेज वाइज पूछ से, मान लो उसको अपने और ले लेते हैं। परसेंटेज वाइज जैसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, 97% तो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन करेगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा। और 3% है वो रक्त का तरल भाग करेगा, और वो कौन करेगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो 97% तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, 3% प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मेन तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसी प्रकार से CO2 का परिवहन देखें अपने, CO2 का परिवहन, तो CO2 के अंदर अपने देखें लगभग 60% से ज्यादा ही ले सकते हैं अपने। तो वो परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। बाइकार्बोनेट है वो करती है HCO3 माइनस, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करेगी और बाइकार्बोनेट और H+ आयन बना देगी, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और 20 से 25% हीमोग्लोबिन से होगी, Hb से होती है। और बचा हुआ कुछ 5-10% है वो प्लाज्मा से होता है। प्लाज्मा से क्या होगा? परिवहन होता है। तो ये CO2 का परिवहन है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य परिवहन किसके द्वारा होगा? बाइकार्बोनेट के द्वारा 60% तक। उसके अलावा हीमोग्लोबिन है वो भी करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, 20 से 25% कर देता है। और प्लाज्मा वाला जो भाग है वो लगभग कितना करेगा? 5 से 10% कर देता है। इस तरह से परिवहन होता है। तो ये गैसों का अपनों ने परिवहन पढ़ा। इस टॉपिक में अपनों ने क्या स्टडी किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो गैसों का आयतन याद रखना, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, 4 तो प्रकार के वो ले लिए। फिर किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसको देखा अपनों ने। जंतुओं के बारे में भी पूछ सकते हैं। अमीबा में कोशिका झिल्ली के द्वारा हो रहा था, कैंचो में कोशिका की सतह के द्वारा लिया था, मछली के अंदर गिल्स के द्वारा लिया था, पक्षियों के अंदर स्तनधारियों में फेफड़ों के द्वारा लिया गया। 2 प्रकार का श्वसन लिया अपनों ने, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। फिर कैपेसिटी बनाई अपनों ने, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और जिसके अलावा टोटल लंग कैपेसिटी। और श्वसन की जो दर होती है वो लगभग अपनी होती है 12 से 16 बार प्रति मिनट होती है। रेस्पायरोमीट्री से इसको श्वसन दर को नापते हैं। और फिर विसरण की दर को अपनों ने अलग अलग ले लिया। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा, वो 3% होगा वो होगा प्लाज्मा के द्वारा। और बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन होता है अधिकतर, और बचा हुआ होगा हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा के द्वारा। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।